2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। अपने वोटर बेस को सालों पहले किया हुआ वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया। जब मोदी कहता है कि राम लला अपने घर आएंगे तो ये होकर रहता है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हुआ तो सब दंग रह गए। फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके अंदर अयोध्या आता है, बीजेपी वहीं से हार गई। और ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अकेले अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी कोएलिशन के साथ भी 300 नहीं छू पा रही थी। और अकेले तो बीजेपी को सिंपल मेजोरिटी तक नहीं मिली। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर बेस है, उन्हीं से पार्टी ने अपना मुंह मोड़ लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। हिस्टोरिकली बीजेपी हमेशा से एक हिंदुत्ववादी पार्टी रही है और अपर कास्ट हिंदूज इनके मेनली कोर और लॉयल वोटर बेस रहे हैं। लेकिन अब यही पार्टी एक के बाद एक ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे ये वोटर बेस नाराज होता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ टाइम पहले यूजीसी के नए गाइडलाइन आए थे, जिसके बाद देश भर में बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। लेकिन फिर भी सरकार चुप रही और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को इस पे स्टे लगाना पड़ा। उससे पहले कास्ट सेंसस आपको याद होगा, मोदी जी से लेकर अमित शाह तक सब बोलते थे कि कास्ट सेंसस कांग्रेस वालों की देश को तोड़ने की साजिश है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। लेकिन बिहार इलेक्शन आने से जस्ट पहले उन्होंने खुद ही कास्ट सेंसस की अनाउंसमेंट कर दी। इसके अलावा इथेनॉल पे कितना बवाल चल रहा है ये आपको दिख ही रहा होगा। जिस राम मंदिर पे ये लोग पिछला इलेक्शन लड़े थे, वहीं पे आज के टाइम पे चोरी हो गई है और उसमें भी बीजेपी और आरएसएस वालों के नाम आ रहे हैं। एमपी में इनके खुद के सीएम पे लैंड स्कैम के आरोप लग रहे हैं। नीट और सीबीएसई पे इतना बवाल होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी की कुर्सी सेफ है। और ये सारी चीजें बीजेपी के कोर वोटर्स को भी इनके खिलाफ करती जा रही हैं। इसीलिए आज की वीडियो में जरा इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर बीजेपी अपने कोर वोटर्स को खो क्यों रही है। ये किसी सोची समझी स्ट्रेटजी का पार्ट है या ये पार्टी में अब थोड़ा सा ईगो आ चुका है। उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। और जो वोटर्स 12 साल पहले खड़े होकर इनको सपोर्ट दे रहे थे, आखिर आज वो इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहे हैं, आइए देखते हैं। बीजेपी और इसके कोर वोटर बेस के बीच का डिस्ट्रस्ट है वो सबसे ज्यादा दिखता है जाति और रिजर्वेशन के मुद्दे पे। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी कास्ट सेंसस की डिमांड लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को ये अच्छे से पता चल गया था कि रिलीजन के नाम पे तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला भभूति रगड़ के बैठा है। तो इन्होंने जाति पे डबल डाउन करना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस के इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी वाले क्या बोलने लगे, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू समाज में दरार डालना चाहते हैं, अरे बटेंगे तो कटेंगे। कास्ट सेंसस की बात करके कांग्रेस वाले वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन में खुद मोदी जी बोल रहे थे, एक है तो सेफ है। एक है तो उधर योगी जी हिंदू यूनिटी के लिए क्या बोल रहे थे, ये आप खुद ही सुन लो। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। पहलगाम अटैक के बाद तक बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से धर्म पूछा, जाति नहीं, ये लिख के घिबली आर्ट पोस्ट करी जा रही थी। और फिर इसके एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद बीजेपी ने खुद कास्ट सेंसस की अनाउंसमेंट कर दी। The Narendra Modi government will be conducting a caste census throughout the country. This is the huge decision that the government has announced today after a cabinet committee on political affairs meeting held today morning. एकदम से इन्होंने वक्त और जज्बात दोनों पलट दिए। कांग्रेस वाले लिखने लगे सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है, और ये बोल बोल के इनकी ऑरा फार्मिंग चालू हो गई। उधर जो बीजेपी वाले हैं वो सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, पता नहीं क्या क्या बोल के इसको डिफेंड करने में जुट गए। लेकिन बीजेपी के जो कोर वोटर थे, जो लोग ये नहीं मानते कि सारी चीजें 4D चेस मूव होती है, जो लोग अभी तक बीजेपी के साथ मिलकर कास्ट सेंसस को अपोज करते हुए आ रहे थे, बीजेपी ने उनको ही एक झटके में बस के नीचे ढकेल दिया था। और आप ब्रॉडर पिक्चर देखो तो कास्ट सेंसस इस पजल का सिर्फ एक पीस है। राइट विंग कोर वोटर को दर्द तब होता है जब रिजर्वेशन बढ़ाने की बात आती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और पिछले साल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाली थी ओबीसी रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% करने के लिए। इससे टोटल रिजर्वेशन स्टेट में 73% पहुंच जाता है, जो 50% की सीलिंग का सीधा वायलेशन है। ये उसी तरह की बातें हैं जो राहुल गांधी भी अपने चुनाव प्रचार में प्रॉमिस करते रहते हैं।
और इस एफिडेविट के साथ जो डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किए उसमें महाजन कमीशन की 1983 की रिपोर्ट थी, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा ऋषि शंभूक को मारने का रेफरेंस था। द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य को शिक्षा देने से मना करने का जिक्र था और यह भी क्लेम किया गया था कि वर्ण सिस्टम ने 80% शूद्रों का हक छीन लिया है। मतलब एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल गेन के लिए बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ही कोर वोटर बेस को खींच के तमाचा लगा दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली एमपी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी मैसिव है और इस डिसीजन से वो अपीज हो सकते हैं। अब नेचुरली इसके बाद बीजेपी के अपने सपोर्टर्स एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने लगे। इस डिसीजन को एंटी हिंदू कहा गया। सोशल मीडिया पे हैशटैग बीजेपी हेट्स ब्राह्मण ट्रेंड करने लगा। फिर जब आउटरीच थोड़ा ज्यादा लगने लगा तो बीजेपी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि भैया ये रिपोर्ट हमने थोड़ी बनाई है, ये तो कांग्रेस वालों की रिपोर्ट है, लेकिन मालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट तो आपने सबमिट करी है। इसको यूज करके अपनी रिजर्वेशन की हाइक को आप ही जस्टिफाई कर रहे हो। और ये सिर्फ एमपी की बात नहीं है, बिहार में एनडीए सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है पटना हाई कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ जिसमें हाई कोर्ट ने 65% तक रिजर्वेशन बढ़ाने से मना कर दिया था। महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन बढ़ाने का काम एनडीए सरकार ने ही किया है। कर्नाटका में भी बीजेपी ही कोर्ट में एफिडेविट डाल चुकी है कि रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। हरियाणा के अंदर एमएल खट्टर जी कहते थे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लेके आएंगे। आप एक बार क्रोनोलॉजी समझो, जब कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टीज करे तो अरे भैया देश तोड़ रहे हैं, एंटी हिंदू हैं, हिंदू समाज में दरार डाल रहे हैं। फिर जब इलेक्शन नजदीक आने लगे तो सोशल जस्टिस, इंक्लूजन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये सब बता के आप एग्जैक्टली वही काम करने लग जाते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इन सब के बीच इनके जो कोर वोटर्स हैं उनको साफ साफ दिख रहा है कि उनको बस जरूरत के समय यूज किया जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? और आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ स्टेट इलेक्शन के टाइम पे किया जा रहा है। बीजेपी की ये सेम हरकत अभी अलग अलग फॉर्मेट में दिखने लगी है। जनवरी 2026 में यूजीसी ने नए इक्विटी रेगुलेशन नोटिफाई किए थे। इनका बेसिक आइडिया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कैंपस में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको रोका जाना चाहिए, जो कि अपने आप में अच्छा डिसीजन है। अगर कहीं पे भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये गलत है और उसको रोकना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से रूल्स फ्रेम किए गए उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पहली बात तो 2025 के ड्राफ्ट में रूल सिर्फ एससी और एसटी के लिए थे, लेकिन दिसंबर 2025 में जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी तो फाइनल नोटिफिकेशन में ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया गया। इससे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को लगा कि ये रूल स्पेसिफिकली सिर्फ इनको ही एक्सक्लूड कर रहे हैं और उनको क्लियरली टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के अंदर 10 मेंबर्स की इक्विटी कमेटी के बारे में बोला गया था, जिसमें कुछ पोजीशंस रिजर्व कैटेगरी से मैंडेटरी थी, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई भी गारंटी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और सबसे बड़ा मसला था फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए जो पेनल्टी क्लॉज था उसे हटा दिया गया था। मतलब कोई भी किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट कर दे, उसके बाद अगर कंप्लेंट झूठ निकल जाए तो उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। इसके बाद जो हुआ वो बीजेपी के लिए एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन थी। यूपी में 11 बीजेपी ऑफिस बेरर्स ने रिजाइन कर दिया। एक बीजेपी फंक्शनरी ने रायबरेली में अपने खून से मोदी जी को लेटर लिखा। बीजेपी के ऊपर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लगने लगे। बीजेपी के अपने सीनियर लीडर जैसे मनन कुमार मिश्रा, देवेंद्र प्रताप सिंह, ये सब ओपनली इस रूल को अपोज कर रहे थे। फिर देखते ही देखते प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर स्टे लगाना पड़ा। अब सोचने वाली बात यह कि देश में बीजेपी की सरकार है, ये रूल यूजीसी नोटिफाई कर रहा है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और फिर जब बैकलैश आया तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को रिलीफ की तरह लिया। मतलब अपनी ही पॉलिसी पे अपने आप को ही ने बचाना पड़ा। फिर इस साल का नीट पेपर लीक आप देख लो। जब पेपर लीक रोक नहीं पाए तो टेलीग्राम को बैन कर दिया। एयरफोर्स बुलानी पड़ गई एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। सीबीएसई के पेपर में मार्किंग में जब कंप्यूटराइज सिस्टम यूज किया गया तो बच्चों की बैंड बज गई। जब इस सिस्टम को लाया जा रहा था तो बहुत सारे टीचर्स इसके प्रोटेस्ट में थे, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब सरकार को गलती समझ में आ गई और उसको एक्सेप्ट करने की बात आई तो अचानक से देश के अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स के वीडियो आने लगे इसको डिफेंड करने के लिए। अब ये जादू कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे सेंसिटिव इशू पर ये है इनका गवर्नेंस मॉडल। टॉप लेवल पर जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ग्राउंड लेवल पर इनका वोटर बेस जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, दोनों के बीच में लिटरली कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। 12 साल से हिंदू यूनिटी के नाम पर जिन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, अब उनको धीरे धीरे फील होने लगा है कि पार्टी उनकी प्रायोरिटीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखती है। इनफैक्ट जरूरत पड़े तो किसी भी दिन उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी बैठी है। ये लोग कितना भी प्रोटेस्ट करें, कितनी ऑनलाइन आउटरीच कर ले, टॉप पार्टी लीडरशिप का एक भी बंदा सामने आके मुंह तक नहीं खोलता, जैसे पता नहीं कितनी ईगो आ चुकी है इन लोगों के अंदर।
इथेनॉल वाले इशू में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब आसान भाषा में अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल तो डलेगा ही डलेगा। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे, पोल्यूशन घटेगा और किसानों को फायदा होगा। सुनने में बड़ा जबरदस्त लगता है कि क्या विन विन सिचुएशन है। गडकरी जी खुद बोलते थे कि ऐसा हुआ तो पेट्रोल 15-20 रुपए में बिकने लगेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। 80% पेट्रोल व्हीकल जो 2022 या उससे पहले के हैं वो E20 कंप्लायंट ही नहीं है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट से दिखाती हैं कि कैसे कार ओनर्स को इस बात की आशंका है कि उनकी गाड़ी में अनयूजुअल वियर एंड टियर दिख रहा है। मैकेनिक्स खुद बोल रहे हैं कि फ्यूल रिलेटेड प्रॉब्लम की जो कंप्लेंट है वो पहले से बढ़ चुकी है। 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां सिर्फ E10 और E5 के लिए डिजाइन थी। अब पॉलिसी ऐसी बना दी है कि E20 तो डलवाना ही पड़ेगा। पहले E5 इन्होंने शुरू किया था, फिर E10 मिलने लगा, अब सिर्फ E20 मिलता है। अगर आपको प्रीमियम फ्यूल चाहिए तो XP100 लेना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है और बहुत रेयरली मिलता है। अगर आप सोच के देखो तो आज से 5-7 साल पहले सिर्फ 100% पेट्रोल मिलता था। उस टाइम पे जो पेट्रोल के प्राइस थे उसको आज के नॉर्मल पेट्रोल से कंपेयर मत करना। आज के XP100 पेट्रोल के प्राइस से उसको कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि पेट्रोल के प्राइसेस घटने की जगह कितनी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब सरकार को शायद ये लग रहा है कि देश में कार तो 8-10% लोग चलाते हैं, इनको गुस्सा आ भी रहा है तो आने दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, मतलब जो अर्बन एजुकेटेड कार ओनिंग मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, बीजेपी का कोर वोटर भी वही है। इसके अलावा देश में बाइक भी चलती है मालिक, वो भी पेट्रोल से चलती है। और गरीब आदमी की बाइक अगर खराब होगी ना तो वो आपको वोट नहीं देगा। इथेनॉल की ब्लेंडिंग से किसी को दुश्मनी नहीं है। अरे देश का फ्यूल इंपोर्ट बिल कम होता है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन जब देश में E20 कंप्लायंट गाड़ियों का संख्या इतनी कम है, ज्यादातर गाड़ियां कंप्लायंट नहीं है, तो जो रोल आउट है ये आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा और लोगों को ऑप्शन देने पड़ेंगे। लेकिन सरकार किसी की सुनते हुए नहीं दिख रही है। खुद नीति आयोग की रिकमेंडेशन में एक टाइम लिखा था कि हाई इथेनॉल ब्लेंड लोअर प्राइसेस पे बेचो ताकि कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस बढ़े, लेकिन वो भी नहीं किया गया। मतलब माइलेज भी कम हो रहा है, प्राइसेस भी सेम है, डैमेज का खर्चा भी हो रहा है। अगर यही सारे इश्यूज जब लोग सोशल मीडिया पे उठाते हैं, आउटरीच होती है, तो गडकरी जी कहते हैं अरे ये तो पेड कैंपेन है, मुझे तो पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। जब कोई पूछ देता है कि भैया इथेनॉल बनाने में तो पानी ज्यादा लगता है, तो कहते हैं लोग तो सारे एंटी नेशनल है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। ज्यादातर कार ओनर्स आज भी कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों के सुर पता नहीं कैसे अचानक से बदल रहे हैं। टोयोटा एक टाइम पे बोलता था ऑफिशियली कि नॉन E20 कंप्लायंट गाड़ियों में फ्यूल नहीं डालना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज अपने हाथ पीछे खींच रही थी, लेकिन अचानक से अगले दिन इनके स्टेटमेंट आ जाते हैं कि नहीं नहीं आप डाल सकते हो, हमने चेक कर लिया, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। विदेशों से हमें कॉर्न इंपोर्ट करना पड़ रहा है इथेनॉल बनाने के लिए। इथेनॉल का प्रोडक्शन जिन चीजों से होता है, कॉर्न, राइस, शुगर केन, इन सब में पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का लॉजिक कुछ खास बैठता नहीं है। अभी लोग E20 के शौक से बाहर नहीं आए थे, E85 का रोल आउट शुरू हो गया है, जिसकी कंप्लायंट गाड़ियां ही देश में बहुत कम है। और ऊपर से मिनिस्टर साहब कहते हैं रात के 8 बजे, ध्यान देना, मोदी जी 8 बजे स्पीच देते हैं, तो गडकरी साहब कहते हैं मैंने 8 बजे एक फाइल साइन करी है जिसमें मैंने E100 अप्रूव कर दिया है। मतलब ब्लेंडिंग वेंडिंग छोड़ो, सीधे इथेनॉल बेचा जाएगा। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन किया है। और पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे थे, कह रहे हैं डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। लेकिन मजाल है किसी की जो गडकरी जी से सवाल पूछ ले, क्योंकि आर्गुमेंट करने वालों को सीधे एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है, BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर अच्छा, हाँ। बिल्कुल ठीक बात है भाई। मिडिल क्लास और जो किसान या कोई भी देश में प्रोटेस्ट करे, सबसे सिंपल सोल्यूशन है बोल दो अरे साले देशद्रोही हैं। इसके बाद कोई चू नहीं करता है, क्योंकि सब डरते हैं कहीं पाकिस्तान ना भेज दिया जाए। और देखो करंट बीजेपी सरकार जब किसी इशू को लेकर कॉर्नर होती है तो हमेशा एक ही ट्रम्प कार्ड निकलता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी तगड़ी है। जो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, उनके साथ आप किसी भी मुद्दे पे कभी भी बात करो, एक ही डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा, अरे पूरी दुनिया में हमारी दोस्ती है, मोदी जी के सामने सब झुक के रहते हैं, विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, ट्रम्प चेयर खींच रहा है मोदी जी के लिए।
मतलब वही अमेरिका क्या कहता था वाली जो पब्लिक है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में इन लोगों का भी ये भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। इतना डंका बजाने के बाद भी जो नैरेटिव वॉरफेयर है, जिसका बीजेपी को सबसे ज्यादा दम्भ रहता है, उसमें ये लोग पूरी तरह से फेल हो गए। आप ऑपरेशन सिंदूर का केस देखो। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करी, खदेड़ खदेड़ के पाकिस्तानियों को मारा, ब्रह्मोस मिसाइल दाग दिए, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी सरकार का जो नैरेटिव वॉरफेयर था, उसमें हम फिसड्डी रह गए। पाकिस्तान का ISPR रोज एक बार कैमरे पे आके उल्टा सीधा नैरेटिव फीड करता जा रहा था, पर हमारे एंड से जो नैरेटिव था वो हम नहीं बना पाए। अभी यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हुई है, उसमें आप यूएस के सेंटकॉम को देखो, एक एक अपडेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऐसे रखते हैं और ऐसे एम्पलीफाई करते हैं, जो देख के समझ में आता है कि भैया ग्लोबल लेवल पे जब आपको नैरेटिव बिल्ड करना है तो आपको ये करना चाहिए। वो पाकिस्तान की आर्मी वाले टेररिस्ट के यहाँ पे जाके फोटो खिंचवा रहे थे, हम उसको लेके पूरी दुनिया में अच्छे से नहीं दिखा पाए कि देखो कितनी घटिया देश है। इस घटिया देश को IMF से लोन तक मिल गया और यूएस के तलवे चाट चाट के अब ये ग्लोबल पीस कीपर बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर हम नैरेटिव वॉरफेयर में कंप्लीटली फेल हो गए, जो सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इजराइल और ताइवान को छोड़ के एक भी देश भारत को खुल के नहीं सपोर्ट कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हमारे क्वाड पार्टनर है, वो लोग भी चुप थे। एक तरफ हम लोग खुद को विश्व गुरु बोलते हैं, दुनिया भर से मोदी जी अलग अलग मेडल ऐसे कलेक्ट करके लाते हैं जैसे पोकेमॉन पकड़ रहे हो। दूसरी तरफ जरूरत पड़े तो कोई देश हमारे साथ खड़े होते हुए नहीं दिख रहा है। ये अपने आप में काफी कंसर्निंग बात है। फिर यूएस ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा तमाशा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टनर बोल के भारत पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिए, 500% तक टैरिफ की बात चल रही थी। और फिर रशियन ऑयल खरीदने को लेकर हमें यूएस से परमिशन लेनी पड़ी। मतलब जिस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का बीजेपी ढिंढोरा पीट रही थी, वो फुस्सी बम निकलता हुआ दिखा। बांग्लादेश में हिंदुओं को लिटरली जिंदा जलाया गया। सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार से कोई रिस्पांस आना तो छोड़ो, उल्टा फ्यूल क्राइसिस में हम बांग्लादेश को फ्यूल सप्लाई कर रहे थे। अभी बिहार में भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर हो गया, वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस मुद्दे को दबा दिया गया, ज्यादा कोई इस पे बात नहीं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी कई सालों से देखो कैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। इस तरह की चीजें बहुत गंदा ऑप्टिक्स क्रिएट करती हैं और यही बीजेपी की कोर वोटर बेस को हर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले मोदी ऑरा की बात करते थे, वो लोग भी अब ट्विटर पर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए पोस्ट लिख रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं NDA 3.0 इज लुकिंग वेरी सिमिलर टू UPA 2.0। अब देखो, ऐसा नहीं कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनको दिख नहीं रहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट कहां जा रहा है, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये लोग भी मजबूर हैं। 2024 के इलेक्शन में एक चीज बड़ी साफ हो गई थी, सिर्फ कोर वोटर बेस से बीजेपी को इनफ सीट नहीं मिल सकती, इसलिए OBC, दलित, EBC सबको साथ लेना पड़ेगा। इसी वजह से कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन हाइक, इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। और बाकी फ्रीबीज की तो टॉफी है ही जो बांटी जा रही, जिसको एक टाइम पे मोदी जी कहते थे मुफ्त की रेवड़ियां कितनी खतरनाक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने स्टेप बीजेपी आज ले रही है, ये इनके खुद के बनाए हुए नैरेटिव से क्लैश कर रहे हैं और कोर वोटर्स को ये कॉन्ट्राडिक्शन बड़ा साफ दिख रहा है। 12 साल रूल करने के बाद कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी भी नेचुरल सी बात है, लेकिन पार्टी की पॉलिसीज और कोर वोटर्स का जो एक्सपेक्टेशन है, उसके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। और आगे चल के प्रेशर और बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही कास्ट सेंसस का डेटा बाहर आएगा, रिजर्वेशन और बढ़ाने की डिमांड उठेगी। हो सकता है ये डिमांड इस बार प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचने लगे, जिसके बारे में इनके खुद के एक्स-CM मनोहर खट्टर जी बात करते थे। और इससे बीजेपी का जो कोर वोटर बेस है, वो और ज्यादा स्क्वीज होता जाएगा। उधर ऑपोजिशन स्पेशली कांग्रेस, यूथ और कास्ट के नैरेटिव पर धीरे धीरे अपना स्पेस बना रही। डेमोक्रेसी का एक बड़ा फंडामेंटल रूल है, आप अपने कोर वोटर्स को फॉरएवर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। चाहे आप कितने पावरफुल हो जाओ, अगर आप घमंडी हो गए तो एक ना एक दिन जनता पराठा पलट देती है। और अगर बीजेपी अपने कोर वोटर्स की लेजिटिमेट कंसर्न्स पे ध्यान ना दे, तो 2029 इनके लिए 2024 से भी ज्यादा पेनफुल होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।